हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के कमर्शियल बैंकिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इससे पहले हमने कमर्शियल बैंकिंग का मीनिंग, उसके फंक्शंस और क्रेडिट क्रिएशन और साथ ही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये सारे वीडियोस टॉपिक्स पहले के वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। आज हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में जानने वाले हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स हैं, साथ ही उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही आज ये कमर्शियल बैंकिंग वाला जो हमारा टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंस्टाग्राम पे बीकॉम सम्राट के इंस्टाग्राम आईडी पे रोज़ स्टोरीज़ के ज़रिए एक क्विज़ होती है और वहाँ पे इसी वीडियो से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो अगर आप भी इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और ज़रूर पार्टिसिपेट करिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। अब जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी तो रिजर्व बैंक के हिसाब से यानी कि आरबीआई के हिसाब से आरबीआई ने क्रेडिट फैसिलिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है परफॉर्मिंग असेट्स और दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। परफॉर्मिंग असेट्स यानी ही उसको ही स्टैंडर्ड असेट्स भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड असेट्स यानी ऐसे असेट्स होते हैं जो जिस पे कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर रिस्क नहीं होता है, नॉर्मल रिस्क के अलावा कोई भी ज़्यादा रिस्क इस पे नहीं होता है। ऐसे असेट्स को परफॉर्मिंग असेट्स या फिर स्टैंडर्ड असेट्स बोला जाएगा। और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं वो ऐसे असेट्स होते हैं, ऐसे बोरोवर्स के अकाउंट होते हैं जिनको बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या तो सबस्टैंडर्ड या तो डाउटफुल या लॉस असेट्स डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसे असेट्स को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में गिना जाता है। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में कौन कौन से असेट्स इंक्लूड होते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में इंक्लूड की जा सकती है। तो उसमें ऐसे एडवांसेस होते हैं जिस पे इंटरेस्ट या उसका इंस्टॉलमेंट या तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों ओवर ड्यू है, यानी कि अभी तक वो इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट वापस मिला नहीं है और वो ओवर ड्यू होके 180 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसा कोई भी टर्म लोन है जिसका इंटरेस्ट या तो इंस्टॉलमेंट या दोनों ही अगर आप बैंक को 180 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं और वो अभी तक ओवर ड्यू है, तो ऐसे असेट को हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जो ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो भी अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं, 180 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं उसको आउट ऑफ ऑर्डर होके, तो उनको भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में हम ले सकते हैं। फिर आता है कि जो बिल होते हैं वो अगर 180 डेज से ज़्यादा ओवर ड्यू रहते हैं, जो भी बिल परचेज या डिस्काउंट किए जाते हैं बैंक के पास, अगर वो 180 दिनों से ज़्यादा ओवर ड्यू रहते हैं तो उनको भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में इंक्लूड किया जाता है। जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए एडवांसेस लिए जाते हैं तो उन पे जो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट या तो दोनों ही, मतलब इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों ही, अगर ये ओवरड्यू होता है तो फिर इसको हम गिनते हैं हार्वेस्ट सीजन के हिसाब से। यानी कि अगर वो दो हार्वेस्ट सीजन से ज़्यादा के लिए ओवरड्यू रह जाता है तो फिर हम उसको एनपीए में यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में इंक्लूड कर। अगर आपका कोई भी अदर अकाउंट है वो भी, उसमें भी अगर कोई अमाउंट रिसीव होने वाली थी और अगर वो ओवरड्यू हो चुकी है, अभी तक रिसीव हुई नहीं है, रिसीव होने तो वाली थी बट वो अभी तक मिली नहीं है और उसको भी 180 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो भी चीज़ हम एनपीए में इंक्लूड करते हैं। तो अब हमको समझ गया एनपीए में होता क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें एनपीए में आ सकती है। अब टाइप्स कितने होते हैं इसके, तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखे थे परफॉर्मिंग असेट्स और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि परफॉर्मिंग असेट्स को ही स्टैंडर्ड असेट बोला जाता है। स्टैंडर्ड असेट्स यानी कि ऐसे असेट्स जिस पे नॉर्मल रिस्क के अलावा कोई भी अदर टाइप ऑफ रिस्क उस पे नहीं होता है, तो ऐसे असेट्स को स्टैंडर्ड असेट्स या परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं। और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं इसके कुछ टाइप होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो है सबस्टैंडर्ड असेट। सबस्टैंडर्ड असेट यानी कि ऐसे असेट जहाँ पे लोन एग्रीमेंट एक तो रीनेगोशिएट हो चुका है और वो रीनेगोशिएट होने के बाद
उसी कैटेगरी में एटलीस्ट 12 मंथ्स तक उस कैटेगरी में वो रह चुका है, तो ऐसे लोन्स को सबस्टैंडर्ड असेट कहा जाता है। और जो डाउटफुल असेट होते हैं, तो ऐसे असेट जो कि एनपीए में आकर उनको 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे असेट्स को डाउटफुल असेट्स में रखा जाता है। ऐसे असेट्स की रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है। और लास्ट है हमारा लॉस असेट्स। लॉस असेट्स यानी कि ऐसे असेट्स जिन पे जो भी अमाउंट आपको मिलने वाला था, अगर वो आपको यकीन हो चुका है कि अब ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, तो उसको हम लॉस असेट्स में लेते हैं। तो ये लॉस असेट्स जनरली कोई बैंक या तो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर्स या तो फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स या तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इंस्पेक्ट करके हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लॉस असेट होगा। अब जानते हैं, अगर एनपीएस कमर्शियल बैंक में दिख रहे हैं या एनपीएस कमर्शियल बैंक्स में है, तो फिर उसका परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक के परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है बैंक की, क्योंकि एनपीएस में ही हमारा जो फंड है वो ब्लॉक हुआ रहता है, अटका हुआ रहता है, जहाँ से अमाउंट आने वाली थी। अगर वही अमाउंट अगर वहीं पे अटकी हुई है, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा या फंड नहीं बचता है, या फिर उनका इनकम कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। साथ ही सेकंड इम्पैक्ट पड़ता है उनके लिक्विडिटी पे, यानी कि कमर्शियल बैंक को जब जितने अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से अगर क्योंकि उनका फंड ब्लॉक हो चुका है, तो फिर उनको लिक्विडिटी में भी प्रॉब्लम होती है। जब उनको पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़े, तो उसको वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका कई सारा अमाउंट एनपीएस में ही अटका हुआ रहता है। और इस वजह से अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी उनको बाहर से बोरो भी करना पड़ता है बैंक को मनी, ताकि वो अपने कस्टमर्स को खुश रख पाएँ। और कभी कभी बोरो करने की वजह से उनको हायर इंटरेस्ट रेट भी भरना पड़ता है। थर्ड इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स पे, यानी कि जो बैंक में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि बिकॉज एनपीए की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुकी होती है। उस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी डिविडेंड देने के लिए हमारे पास कम पैसे बचते हैं, और उस वजह से इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर एक्सपांशन प्लान्स हैम्पर्ड, क्योंकि एनपीए की वजह से हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास फंड्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, तो उस वजह से अगर कोई बैंक का एक्सपांशन है या न्यू ब्रांच ओपन करना है, तो उसके लिए भी फंड अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये भी एक परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है। फिर है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी कमर्शियल बैंक को पेमेंट करना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ फ्री में काम नहीं करते हैं, और इसके लिए पेमेंट भी कमर्शियल बैंक को ही करना है, कस्टमर्स नहीं करते हैं उसकी पेमेंट। तो उसके लिए भी उन्हें प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। अगर पैसे ही उनके ब्लॉक हो चुके हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में, तो फिर ऐसे वक्त में उनके पास कम फंड्स अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को भी वो प्रॉपर वेलफेयर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि एनपीए की वजह से कमर्शियल बैंक्स को कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि वो एनपीएस को हैंडल कर पाएँ। और ऐसे एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के बाद उनकी भी एक कॉस्ट बढ़ जाती है, उनको भी जो पेमेंट करना होता है उसकी कॉस्ट लगती है। तो इसलिए यहाँ पे भी एक परफॉर्मेंस पे दिक्कत आती है हमको। देन क्रेडिट लॉस, तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक भी बाहर से लोन लेती है, बैंक भी बाहर से बोरो करती है मनी। तो क्योंकि आपके कमर्शियल बैंक में अगर एनपीएस ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसे केस में क्योंकि आपकी क्रेडिट वैल्यू मार्केट में जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो कम हो जाती है एनपीएस से, क्योंकि एनपीए होने की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, आपके पास फंड के अवेलेबिलिटी कम है। तो आप वापस जहाँ से भी अगर कहीं से लोन ले रहे हो, कमर्शियल बैंक कहीं से भी लोन ले रही है, तो फिर ऐसे केस में क्या हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से वो लोन बाद में जाके आप उसको रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए ऐसे कमर्शियल बैंक्स को जहाँ पे एनपीएस ज़्यादा हैं, वहाँ उन कमर्शियल बैंक्स को कोई भी लोन देने से या फिर पैसे देने से, क्रेडिट देने से घबराते हैं, और उस वजह से इनका क्रेडिट लॉस भी बहुत होता है। अब बैंक
में अगर कमर्शियल बैंक को अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो उनको ज़रूरी है कि वो एनपीएस को कम करें। तो अब इन एनपीएस को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकती है, कमर्शियल बैंक के जो बोरोवर्स हैं उनके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो, कि मतलब अगर बोरोवर के पास ऐसे कोई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है जिनका वैल्यू अगर समझो 100% अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उनको थोड़ा बहुत कंसेशन देके उनसे जितना अमाउंट हमको मिल सकता है, जैसे 80%, 75%, अगर उतना भी मिल रहा है तो हम उतना कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ उतना अमाउंट अपने बोरोवर से ले सकते हैं, यानी कमर्शियल बैंक ले सकती है, ताकि उनका एनपीए उतना कम हो जाए। तो ये एक तरीका है अपना एनपीए रिड्यूस करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। जो भी टर्म लोन्स होते हैं उनके लिए रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, अगर आपको एनपी अपने कमर्शियल बैंक का एनपीए रिड्यूस करना है तो। नेक्स्ट हमारे पास और एक तरीका है राइट ऑफ आउटस्टैंडिंग। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, आपका थोड़ा बहुत एनपीए क्लियर हो चुका है और थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है पे करने की, ऐसा दिखा सकते हो। तो इससे भी कमर्शियल बैंक का एनपीए रिड्यूस हो सकता है, जिसके वजह से मार्केट में उस कमर्शियल बैंक की वैल्यू बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है अप्रोचिंग डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल या कोर्ट जहाँ पे डेट रिकवरी के लिए केसेस चलते हैं। तो ऐसे जगह जाके भी कमर्शियल बैंक अपने डेट रिकवरी के लिए मांग कर सकती है। ये सारे तरीक़ों से कमर्शियल बैंक अपने जो भी फंड्स एनपीए में अटके हुए हैं उसको बाहर निकालने के लिए, या तो एनपीए को रिड्यूस करने के लिए ये सारे तरीके अपना सकती है, ताकि वो अपनी इमेज को क्लीन कर सके। तो ये था आज का हमारा एनपीए पर का डिस्कशन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हमारा ये कमर्शियल बैंकिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको नई वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।